नमस्कार। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में कार्य करने वाले टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के कुछ अधिकारों के बारे में। वैसे इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है टीचर्स पर। देखिए, हमें अधिकार वैसे ईमानदारी से मिलने चाहिए, लेकिन कई बार अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन टीचर बिरादरी जो है न तो संघर्ष करती है, न अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, न उसके लिए कोई जो संविधान में नियम बताए गए उनका पालन करने की कोशिश करती है। प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है कि जो टीचर बिरादरी है वो थोड़ी डरपोक है। टीचर्स बिरादरी में कोई यूनिटी नहीं है, लोग संगठित नहीं है बिल्कुल भी। आप देखेंगे कि छोटी सी कहीं फैक्ट्री चल रही होगी, वहाँ पर वर्कर संगठित होगा। सरकारी स्कूलों के टीचर्स बाकायदा संगठित हैं, हर जगह संगठन अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का कोई संगठन नहीं है। यदि वो संगठन है तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्यों लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको डर होता है कि यदि हमने संगठन में भाग लिया तो हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये डर ही उनको काम नहीं करने देता। चलिए, आप डर में रहिए, लेकिन इस डर के रहते हुए आप छोटा सा काम जरूर कर सकते हो कि आप सीबीएसई को लेटर लिख सकते हो। आप अपने नाम से न लिखिए, आप अपने फैमिली के किसी मेंबर के नाम से लिखिए, ठीक है। आप किसी पेरेंट्स के नाम से लिख सकते हो, पेरेंट्स से कह सकते हो वो लिखें, ठीक है। भाई फॉल्स लेटर लिखना ठीक नहीं है, लेकिन जिनके नाम से लिख रहे हो उनको बात पता होनी चाहिए और वो इसके प्रति जागरूक हों, तो आप उनके नाम से लिख सकते हो। दूसरी बात है कि आप जब सीबीएसई को लेटर लिख रहे हो, राज्य सरकार को लेटर लिख रहे हो, तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए। भाई असत्य बात कहीं पर कहना भी गलत होती है। दूसरी बात है, शिकायत करने से पहले आपके पास तथ्य और सबूत होने चाहिए, और तथ्य और सबूत पहले इकट्ठे करें, फिर आप उसके बाद शिकायत करें, तो विश्वास करिए उन पर कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई तभी होती हैं जब आप उन शिकायतों को ट्रैक करते हो। कहने का मतलब है उस लेटर को ट्रैक करते हो। ट्रैक करने का मतलब है कि आपने कहीं पर लेटर लिखा, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लेटर लिखा, चाहे वो सीबीएसई को लिखा, चाहे वो राज्य सरकार को लिखा, या डीएम को लिखा, या डीआईएस को, किसी को भी लिखा, तो आप उनसे 1 महीने बाद पूछिए आरटीआई लगाकर कि मैंने जो लेटर लिखा था उस पर क्या कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हुई है उसकी पत्रावली की फ़ोटोकॉपी मेरे पास भेजने का कष्ट करें, ठीक है। तो वो आपके पास भेजेंगे, आप उनके जवाब दीजिए, दोबारा उनको क्वेश्चन करिए कि आप क्या कर रहे हो इस मामले में। तो विश्वास करिए कि आपने जो शिकायतें करी हैं उनमें निश्चित कार्रवाई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कुछ अधिकार क्या क्या हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आप उसे सीबीएसई की साइट पर, या मैं जो आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आप उनको वेरीफाई कर सकते हो या देख सकते हो कहीं दूसरी जगह भी। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप थोड़े से जागरूक हो तो बहुत कुछ देख सकते हो। यहाँ पर एफिलिएशन बायलॉज हैं, ये सीबीएसई के बायलॉज हैं। सीबीएसई ने कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग ही स्कूल चलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि उनके अकॉर्डिंग से स्कूल नहीं चल रहे हैं। सीबीएसई पे प्रॉपर शिकायतें जा नहीं पा रही हैं, जा पा रही हैं तो प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। सीबीएसई कई बार शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। जब तक आप उनके पीछे नहीं लगोगे तब तक उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि निश्चित है कि जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं वो कोई साधारण लोग नहीं हैं, ठीक है। वो बहुत पावरफुल लोग हैं, तो वो कहीं पर भी अपनी बात को किसी भी तरह से मोटिवेट कर देते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आप जब संघर्ष करेंगे तो विश्वास करिए आपकी जीत होगी। आप सीबीएसई गूगल पर जाके सीबीएसई टाइप करिए, पहली साइट आती है, वहाँ पर क्लिक करिए, एफिलिएशन बायलॉज लिखा होता है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और विश्वास करिए आप इसे पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत कुछ आपका दे रखा है इसमें, ठीक है ना। मैं केवल टीचर के अधिकारों पर यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, सब कुछ पॉइंटों को नहीं लूँगा, बहुत पॉइंट लूँगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा। एक मैं टीचर्स के क्या अधिकार हैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात आप ये समझ लें कि एक स्कूल चलाना कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है। ये हमारे संविधान में
राइट टू एजुकेशन एक्ट में, सीबीएसई के एक्ट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा देना हमारे यहाँ कभी बिजनेस नहीं रहा है, यह एक समाज सेवा का कार्य रहा है। स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, मेडिकल कॉलेज चलाना, डेंटल कॉलेज चलाना, प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी चलाना, ये समाज सेवा हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब रूल का पालन नहीं हो रहा है वो अलग बात है। और पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें कुछ लोग पालन कराना नहीं चाह रहे हैं या कुछ लोग पालन करना नहीं चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक स्कूल जब सीबीएसई से एफिलिएशन लेने जाता है तो सबसे बड़ी शर्तें क्या क्या हैं उसकी। जब स्कूल सीबीएसई एफिलिएशन लेने जाता है तो वो पहले ये बताता है कि ये स्कूल इस सोसाइटी द्वारा या इस ट्रस्ट द्वारा, ठीक है, संचालित है। ध्यान रखिए, एक स्कूल एक सोसाइटी द्वारा या ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, किसी पर्टिकुलर वन पर्सन द्वारा नहीं। मैं जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं अपने नाम से मुझे एफिलिएशन दे दीजिए, तो ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि एक स्कूल जो है किसके द्वारा संचालित होगा? रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा, रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा, या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी। वैसे अधिकतर जो स्कूल्स हैं वो सोसाइटी द्वारा या ट्रस्ट द्वारा ही संचालित होते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी बनाई जाती है, ये इस कंपनी के अंतर्गत भी जो काम किए जाते हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट में किए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर पंजीकृत सोसाइटी या पंजीकृत ट्रस्ट के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, ट्रस्ट और सोसाइटी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट संस्था चलाने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने के लिए ये आवश्यक है कि वो सोसाइटी जो है या वो जो ट्रस्ट है जिसके द्वारा प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, वो जो हैं गैर मालिकाना स्वरूप की होनी चाहिए। मतलब जो सोसाइटी या ट्रस्ट है ना, उसका कोई मालिक नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का कोई अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन उस सोसाइटी का अध्यक्ष उसका मालिक नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। सोसाइटी का अध्यक्ष जो है उसका मालिक नहीं है, उसके जो मेंबर हैं वो मालिक नहीं है। कहने का मतलब सोसाइटी जो है गैर मालिकाना होनी चाहिए, स्वरूप की होनी चाहिए। वो एक आदमी द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए और उस सोसाइटी में पारिवारिक सदस्य नहीं होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे, शायद आप जिस स्कूल में काम कर रहे हो, अधिकतर ये जो सोसाइटी के बारे में आप पता करेंगे उसमें फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। आप उनका पता करिए, यदि ऐसा है तो आप उसकी शिकायत तथ्यों के साथ संबंधित डिपार्टमेंट को करिए। आप सीबीएसई को कर सकते हो, राज्य सरकार को कर सकते हो, ठीक है, जरूर करिए। दूसरी बात क्या है कि एक स्कूल का संचालन कैसे होगा। एक स्कूल के संचालन करने के लिए एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने के बहुत स्पष्ट नियम दे रखे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में, कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी स्कूल की, जिसके द्वारा स्कूल संचालित होगा, जिसे स्कूल के द्वारा कार्य होंगे, टीचर अपॉइंटेड किए जाएंगे, टीचरों के क्या वेतन होगा, टीचर्स में कैसे कार्य किया जाएगा, कैसे काम लिया जाएगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाएगा, ये सभी काम सोसाइटी द्वारा नहीं, सोसाइटी क्या बनाएगी? एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने में क्या होगा, ये लिख रखा है इसमें शिक्षा अधिकार अधिनियम में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिख रखा है कि उसमें जो मेंबर होंगे वो मेंबर 75% वो लोग होंगे जिनके बच्चे उस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब पेरेंट्स होंगे। और उस मैनेजमेंट कमेटी में टीचर्स होंगे, कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटी के मेंबर होंगे। प्रिंसिपल जो है स्कूल के वो इस मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ये बहुत स्पष्ट लिख रखा है। ये मैनेजमेंट कमेटी ही पूरे निर्णय लेती है। एक टीचर का अपॉइंटमेंट करती है तो मैनेजमेंट कमेटी पूरा निर्णय लेती है। जब एक टीचर का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका निर्णय लेती है कि उस टीचर का अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना है। ध्यान रखिए। अब दूसरी बात क्या आती है? अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि सीबीएसई ने एफिलिएशन दे दी, बहुत सारी कंडीशंस पूरी करेंगे, ठीक है, बहुत सारी कंडीशन आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कितनी जगह होनी चाहिए, वो बहुत कुछ लिख रखा है, आप चाहें उसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं टीचर्स के बारे में बता रहा हूँ। अब
जब स्कूल को एफिलिएशन मिल गया है तो स्कूल से सीबीएसई क्या आशा कर रहा है, क्या अपेक्षा रख रहा है, वो यहाँ पर चैप्टर 5 में दे रखा है। चैप्टर 5 में दे रखा है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या होंगी। अब मैं आपको चैप्टर 5 पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या दे रखा है। ये आपका चैप्टर 5 है। ज़रा आप यहाँ पर देख लें कि टीचर जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर टीचर ही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट की जो शर्तें होंगी वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो शर्तें हैं वो एप्लीकेबल होंगी। दूसरी बात, यहाँ पर बाकायदा लिख रखा है कि आपको मिलने वाला जो वेतनमान है, ठीक है, अध्यापक गैर अध्यापक कर्मचारियों को समुचित सरकार के द्वारा निर्धारित वेतनमान भत्ते पर नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति करने से पहले आपको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा और उसमें सारी बातें लिखी जाएंगी। ध्यान रखें कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और उस अपॉइंटमेंट में लेटर में आपको क्या पे स्केल है, आप टीजीटी की ग्रेड पर हैं, पीजीटी हैं, ठीक है, पीआरटी हैं, किस ग्रेड पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, ये सभी बातें उसमें लिखी जाएंगी। आप समझ गए। ये एफिलिएशन बाय लॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये तो सीबीएसई एफिलिएशन बाय लॉज में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब एक स्कूल एफिलिएशन लेने जाता है सीबीएसई से, तो वो पहले स्कूल जो है राज्य सरकार के यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। उसकी एंट्री राज्य सरकार के यहाँ पर होती है और राज्य सरकार जो है सीबीएसई को एक एनओसी देती है। एनओसी देते वक्त वो क्या लिखती है, ज़रा ये बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप एनओसी देख रहे हैं वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सीबीएसई को दी गई है एक स्कूल के लिए, ठीक है। एक स्कूल एप्लीकेशन लगाता है स्टेट गवर्नमेंट में कि मैं सीबीएसई से एफिलिएशन लेना चाहता हूँ, तब स्टेट गवर्नमेंट जो है उस स्कूल के लिए एनओसी रिलीज़ करती है। अब एनओसी में क्या लिख रखा होता है, ज़रा देखें। ये आगरा के जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर रेंज का आदमी आजकल एनओसी देते हैं, ध्यान रखें। अब आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ कि यहाँ पर बहुत स्पष्ट गाइडलाइन लिख रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, साफ साफ लिख रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए है वो ये है, नंबर 5 पर क्या लिख रखा है, संस्था के शैक्षणिक और नॉन शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं ना, उनको राज्य के सहायता प्राप्त, क्या मतलब है कि उनका जो वेतन है वो राज्य सरकार के वेतन के बराबर होगा, उसी के बराबर उनके भत्ते होंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट बाकायदा जब एनओसी देती है तो स्कूल से कहती है कि ध्यान रखें कि आप अपने टीचर को जो वेतन दोगे वो राज्य सरकार के जो टीचर्स हैं उनके बराबर वेतन और भत्ते दोगे। ये बिल्कुल बाकायदा आप है, ठीक है। इस तरह की एनओसी की आप कॉपी यदि आप अपने स्कूल के लेना चाहते हो, ठीक है, तो आरटीआई के थ्रू आप सीबीएसई से ले सकते हो। आप सीबीएसई से किसी भी स्कूल की पूरी फाइल भी आरटीआई के थ्रू ले सकते हो और उसमें देख सकते हो कि वहाँ पर क्या गाइडलाइन लिख रखी है। आप सीबीएसई में आरटीआई लगाएं और सीबीएसई में आरटीआई लगाकर पूछें कि मुझे इसी स्कूल के पूरी एफिलिएशन जो दी गई है उसकी पत्रावली की फ़ोटोकॉपी देने का कष्ट किया जाए, ठीक है। जो भी उसमें कागज़ होंगे उसमें 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से वो आपसे चार्ज कर लेंगे, तो आपको पूरी फाइल दे सकते हैं। उस फाइल को लेकर आप पता कर सकते हैं कि सोसाइटी में कितने मेंबर हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एनओसी दी है उसमें क्या लिख रखा है, क्या गाइडलाइन है, इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से देख सकते हो और अपने अधिकारों के लिए कुछ संघर्ष कर सकते हो। ठीक है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और ये बात आपका भी थोड़ा सा इतना कर्तव्य है कि मेरा ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक टीचर्स तक पहुंचे। जब ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं कुछ जागरूक लोग होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।